हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री अध्ययन यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी अपने एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो एलटी साइंस के प्रिपरेशन के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम केमिस्ट्री में यहाँ पर टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज मतलब यहाँ पर हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री से रिलेटेड होंगे जो कि हमारे एलटी साइंस के एग्ज़ाम में आ सकते हैं, या जो भी उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट होंगे वो हम यहाँ पर से एक एक सीरीज में हम एक एक चैप्टर करके करते जाएंगे। ठीक है, तो आज ये फर्स्ट वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं जहाँ पर आपको मैं केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करवाऊँगा और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और क्या क्या क्वेश्चन किस स्टेप से आ सकते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि अमोनिया जो मॉलिक्यूल होता है, फर्स्ट क्वेश्चन है द बॉन्ड एंगल इन NH3 मॉलिक्यूल। जो अमोनिया मॉलिक्यूल होता है उसमें बॉन्ड एंगल कितने का होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो ये वो क्वेश्चन आपका VSEPR थ्योरी से आ रखा है, VSEPR थ्योरी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको देखना है कि जो VSEPR थ्योरी होती है उसमें हमें क्या पता होना चाहिए, पहले किसी भी मॉलिक्यूल का सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अमोनिया मॉलिक्यूल जो होता है वो NH3 उसका फॉर्मूला होता है NHH, और इस पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रहता है क्योंकि अमोनिया में लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास रहते हैं, ये कहलाते हैं लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा, क्योंकि इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है, तो इसकी वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन जो आता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है। ठीक है, और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है कभी भी तो वहाँ पर कौन सी ज्योमेट्री होती है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ठीक है, कौन सी ज्योमेट्री होती है? टेट्राहेड्रल। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, क्योंकि एक लोन पेयर है, अगर चारों के चारों बॉन्ड पेयर ही होते, सिग्मा बॉन्ड होते, तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल शेप भी आता। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, जहाँ पर ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही रहेगी यहाँ, लेकिन इसका जो शेप आएगा, क्योंकि एक लोन पेयर भी है, इस वजह से इसका जो शेप आएगा वो कैसा आएगा? पिरामिडल शेप आएगा। ठीक है, पिरामिडल शेप यहाँ पर से आएगा। ठीक है, जो आपको दिख रहा है ये जो शेप है यहाँ पर को वो कैसा है? पिरामिडल शेप है। ठीक है, ये जो बन रखा है नाइट्रोजन से नीचे को 3 H और ये H, ये कैसा शेप है आपका? ये पिरामिडल शेप है। ठीक है, तो इसमें जो लोन पेयर होने की वजह से क्या होता है, अगर माना वैसे टेट्राहेड्रल जो ज्योमेट्री होती है वहाँ पर बॉन्ड एंगल रहता है 109.5 डिग्री का। ठीक है, अगर जैसे मीथेन होता, चारों के चारों क्या होते हैं? सिग्मा बॉन्ड पेयर होते हैं ऐसे, CH और H। ठीक है, यहाँ पर भी इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp3 ही होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, चारों के चारों बॉन्ड पेयर हैं, तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल आता है वो कितना आता है? 109.5 डिग्री। लेकिन यहाँ पर लोन पेयर होने की वजह से ये लोन पेयर क्या करता है? अंदर की तरफ रिपल्सन करता है इस बॉन्ड ऊपर, इस वजह से यहाँ पर बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो जाता है और वो पहुँच जाता है 107.5 डिग्री आ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा 107.5 डिग्री। ठीक है, इसी की जगह आपको अगर वो दे देता H2O मॉलिक्यूल, तो H2O का जो शेप होता है वो होता है बेंट टाइप का, H, और ऑक्सीजन पर क्या रहते हैं? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक ये और एक दूसरा। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन अभी भी इसका sp3 है, यहाँ पर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही आएगी। ठीक है, ज्योमेट्री यहाँ पर भी टेट्राहेड्रल ही आएगी, लेकिन 2 लोन पेयर होने की वजह से यहाँ पर और ज़्यादा ये रिपल्सन करेंगे और यहाँ पर बॉन्ड एंगल और कम हो जाता है, वो हो जाता है 104.5 डिग्री के आसपास हो जाता है। ठीक है, और इसका जो शेप होता है वो उसको बोलते हैं वी शेप, या फिर इसको बेंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये 2-3 क्वेश्चन H2O से रिलेटेड या फिर CH4 से रिलेटेड या अमोनिया से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है वो है द मॉलिक्यूल विच शो बोथ इंट्रा एंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों टाइप की बॉन्डिंग ये शो करता है? तो पहला हमारा जो कंपाउंड है वो है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। पहला कंपाउंड है हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ये हमारा है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। दूसरा है मेथएथप्रोब्यूटेन, ब्यूटेट। ठीक है, और तीसरा है प्रोपेनॉल, और चौथा है टॉलुइन।
इसको टॉल्यूइन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि आपको दो कंडीशंस होनी चाहिए, या तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन तीनों में से कोई एक एटम होना चाहिए, ठीक है। और इन्हीं से लगा हुआ क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं हाइड्रोजन होना चाहिए। फ्लोरीन से लगा हुआ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से लगा हुआ हाइड्रोजन या नाइट्रोजन से लगा हुआ हाइड्रोजन होना चाहिए। तो उस टाइम क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से फ्लोरीन या जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है पार्शियल, और इस हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव, और इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और इस वजह से ये हाइड्रोजन और इसके पार्शियल नेगेटिव चार्ज के बीच में एक इंट्रैक्शन होता है जिसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये कंडीशंस दिख रही हैं और ये दोनों के दोनों ग्रुप क्लोज भी होने चाहिए, पास पास भी होने चाहिए, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर से अगर हम देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस वाले मॉलिक्यूल में नहीं हो सकती है, ठीक है। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही नहीं है, उससे लगा हुआ हाइड्रोजन भी नहीं है। इस डी ऑप्शन में भी नहीं हो सकती है, ठीक है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक प्रोपेनॉल और एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लगा हुआ हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो इस वजह से क्या होगा, इसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के चांसेज हैं। ऑक्सीजन पर थोड़ा बहुत नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा, हाइड्रोजन पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। और यहाँ पर NO2 को अगर आप ओपन करके लिखेंगे तो इस टाइप से होगा N डबल बॉन्ड O, और नीचे क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ऐसे जुड़ा होगा, ठीक है। तो इस वजह से इस ऑक्सीजन पर क्या आ रहा होगा, थोड़ा बहुत नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन नाइट्रोजन पर थोड़ा सा पॉजिटिव, तो इस ऑक्सीजन नेगेटिव और इस हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी। जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पर एक और कंडीशन है कि यहाँ पर एक बार तो हो सकता है कि इसी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, तो लेकिन मॉलिक्यूल क्या होंगे, सैंपल के अंदर बहुत सारे होंगे, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि इसका एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के मॉलिक्यूल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर सकता है, मतलब किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना सकता है, या तो खुद ही अंदर ही बना ले अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर, या दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी बना सकता है। तो यहाँ पर दोनों टाइप की पॉसिबिलिटी जो रहेगी वो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। यहाँ पर जो प्रोपेनॉल है ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इसी के जैसा जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वहाँ पर भी OH, ठीक है, और CH2 CH2 CH3 ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड इसके साथ बना सकता है। लेकिन यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी केवल कौन सी होगी, इंटरमॉलिक्यूलर होगी, ठीक है, लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर यहाँ पर नहीं हो सकती है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हमारा अगला हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द VSEPR थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, इसमें से VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर क्या हो सकती है, कौन सी ज्योमेट्री हो सकती है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो सकती है, ठीक है। तो अभी आपको देखिए सिंपल सा आपको क्या करना है, इन सभी में क्या करना पड़ेगा, जीनॉन को हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा और हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हम ज्योमेट्री को बता सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर से अगर आप देखेंगे तो जीनॉन XeF2 में क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन आप निकालेंगे, ठीक है। तो इसका निकालेंगे तो आपको पता है जीनॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, और 2 बॉन्ड बन जा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जीनॉन ने 2 बॉन्ड फ्लोरीन के साथ बना लिए होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो गए। अब बचे कितने, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास बच जाएंगे, तो 1 2 और ये तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें लीनियर आपको इसका शेप मिल रहा है, ठीक है, लीनियर टाइप का ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जीनॉन टेट्राफ्लोराइड में क्या होगा, जीनॉन ने क्या कर रखा है, 1 2 3 और 4 तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना दिए, 1 2 3 और 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्ड बनाने में यूज हो गए। तो 2 क्या बच गए होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएंगे, इसमें 2 बच जाएंगे। तो यहाँ पर आपको पहले में लीनियर शेप मिलेगा, दूसरे में आपको स्क्वायर प्लेनर मिलेगा, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, क्योंकि ये फ्लोरीन सारे के सारे क्या कर रहे हैं, स्क्वायर प्लेनर रूप से अरेंज हो रहे हैं। अब अगर XeO4 देखेंगे तो
जीनॉन टेट्रा ऑक्साइड, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको दिखेगा कि जो इसका अच्छा यहाँ पर आप हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हैं। जो यहाँ पर XeF2 का हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कितना होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड है और 3 लोन पेयर, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा, sp3d। ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर हैं और 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर है और 3 के हैं लोन पेयर हैं, तो टोटल 5 ऐड होके आ जाएगा, तो इसका मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे यहाँ पर जीनॉन में देखेंगे, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड में देखेंगे तो 4 तो सिग्मा बॉन्ड पेयर है फ्लोरीन के साथ, और तो जो 4 इलेक्ट्रॉन बच जा रहे होंगे वो 2 लोन पेयर के फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो टोटल 6 आएगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2 आ जाएगा। ठीक है, तो sp3d2। यहाँ पर अगर जीनॉन टेट्राऑक्साइड में निकालेंगे तो आपको 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर मिलेंगे, ठीक है, और 0 लोन पेयर होंगे। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3। ठीक है, तो यहाँ पर 4 क्योंकि पाई बॉन्ड भी बन रहे होंगे, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जीनॉन डबल बॉन्ड O, जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आती है। ठीक है, तो 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आया, टेट्राहेड्रल आया। ठीक है, अच्छा अगर हम यहाँ पर XeOF5 देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जीनॉन है, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड बनाता है, तो एक डबल बॉन्ड बन रहा होगा। ठीक है, और 4 यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन के एटम्स हैं। तो यहाँ पर से आपको दिख रहा है कि लास्ट जो हमारा है कौन सा, XeOF4। तो यहाँ पर लास्ट 4th ऑप्शन में जो जीनॉन है, ठीक है, जीनॉन क्या कर रहा है, यहाँ पर से जीनॉन हमारा सेंट्रल एटम होगा, इसने जो है क्या करेगा, एक तो ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बनाएगा तो डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और 4 किस क्या करेगा, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा होगा, तो 1 2 एक सेकेंड, तो जीनॉन, ठीक है, तो एक यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया। ठीक है, और 4 क्या हो रहे, फ्लोरीन के साथ, 1 2 3 4 फ्लोरीन के साथ यहाँ पर से बॉन्ड बन जाएंगे, 1 2 3 4, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से क्या हो गए, यूज हो गए, तो एक जो है लोन पेयर इसके अंदर रहेगा। तो इस टाइप की ज्योमेट्री को बोलते हैं हम क्या, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा लीनियर जो यहाँ पर, वैसे ज्योमेट्री की जगह इसने शेप लिखना चाहिए था, शेप ज़्यादा बेटर होता। जो यहाँ से आपको दिख रहा है XeF4 जो है वो क्या होगा, उसका शेप कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर शेप किसका आएगा, XeF4 का। ठीक है, तो आपको इसके लिए सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको ज्योमेट्री पता होनी चाहिए। ठीक है, कितने लोन पेयर होते हैं तो कौन सी ज्योमेट्री आती है, तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री किसकी आ जाएगी, बी ऑप्शन में आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डायरेक्टली याद करने वाला क्वेश्चन है। कौन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन। ठीक है, इनऑर्गेनिक बेंजीन किसको बोला जाता है, तो बोराजीन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। और इसका जो सूत्र होता है वो तो होता है क्या, C3N3 और B3N3 और S6। ठीक है, फॉर्मूला क्या है इसका, B3N3S6। और ये बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर जो होता है कैसा होता है, बेंजीन की तरह होता है। बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल वैसा ही सेम इसका भी स्ट्रक्चर होता है। जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कार्बन 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 6 कार्बन होते हैं बेंजीन में, उसका फॉर्मूला होता है बेंजीन का C6H6। तो यहाँ पर से 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ऐसे जो है 6 कार्बन होते हैं और 6 क्या लगे होते हैं, इनसे हाइड्रोजन जुड़े हुए रहते हैं। हर किसी कार्बन से क्या होता है, बेंजीन में एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, और यहाँ पर अल्टरनेट क्या रहते हैं, डबल बॉन्ड रहते हैं ऐसे। ठीक है, सेम बोराजीन का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है, इसमें BN और B ऐसे करके जुड़े रहते हैं, और हर किसी एटम से क्या लगा होता है, एक एक हाइड्रोजन लगा रहता है। जैसा कि हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर है बिल्कुल वैसा ही बोराजीन का स्ट्रक्चर भी होता है। और यहाँ पर B डबल बॉन्ड N में जो है अल्टरनेट क्या होंगे, डबल बॉन्ड ऐसे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन पर एक प्लस चार्ज रहता है और
बोरॉन पर एक माइनस चार्ज है, हर किसी में ऐसे स्ट्रक्चर में रहता है। ठीक है, नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज, बोरॉन पर माइनस चार्ज। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर कहलाता है, ये बोराजीन कहलाता है। इसी को इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक हो गया। तो ये हमारा हो गया बोराजीन। ठीक है, या इसको बोराजोल भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सुपर ऑक्साइड एनाइन। सुपर ऑक्साइड किसको बोलते हैं? जब O2 के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है तो इसको क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्साइड। तो बी हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, जब O2 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं तो इसको बोलते हैं परऑक्साइड। ठीक है, और जो है आप एक दो चीज़ें यहाँ पर समझ लेना। जैसे अगर ऑक्सीजन है खाली, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के ऊपर अगर यहाँ परऑक्साइड में देखेंगे तो अगर दोनों ऑक्सीजन को ओपन करेंगे तो एक ऑक्सीजन पर -1 चार्ज आएगा। तो जब भी एक ऑक्सीजन पर -1 चार्ज आता है तो उसको बोलते हैं परऑक्साइड। ठीक है, और जब अगर यहाँ पर से अगर इसको ओपन करके देखेंगे तो एक ऑक्सीजन पर कितना चार्ज आएगा? हाफ चार्ज आएगा। ठीक है, 2 पे अगर O2 पर एक माइनस चार्ज है तो एक एक ऑक्सीजन पर आधा आधा पहुँच रहा होगा। इस टाइप का सुपर ऑक्साइड कहलाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन के ऊपर खाली सिंगल ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आते हैं तो इसको ऑक्साइड बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और ऑक्साइड। परऑक्साइड ऑक्सीजन के ऊपर 1 माइनस चार्ज एक ऑक्सीजन पर, और सुपर ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन पर माइनस का हाफ चार्ज आता है और ऑक्साइड में माइनस का 2 चार्ज आता है एक ऑक्सीजन पर। ठीक है, तो कई बार एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो जनरली जो सोडियम होता है वो Na2O2 बनाता है। ठीक है, Na2O2 अगर आप देखेंगे तो सोडियम पर 2 प्लस चार्ज होंगे तो ऑक्सीजन पर 2 माइनस चार्ज आएंगे। तो सोडियम जो है वो किस फॉर्म में रहता है? परऑक्साइड के फॉर्म में रहता है। ठीक है, सोडियम जो फॉर्म करता है वो क्या करता है? परऑक्साइड फॉर्म करता है। ठीक है, जबकि लिथियम जो होता है, लिथियम Li2O के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो लिथियम पर +2 चार्ज होंगे तो ऑक्सीजन पर -2 चार्ज, तो लिथियम ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, और पोटेशियम सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में रहता है। KO2 के फॉर्म में ये पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर से ऑक्सीजन पर एक पोटेशियम पर +1 चार्ज होगा तो एक ऑक्सीजन पर क्या आएगा? -1 चार्ज आएगा। तो इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। तो आपको सिंपली ध्यान में रखना है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, लिथियम तो क्या बनाता है? सबसे पहले लिथियम बनाता है ऑक्साइड। ठीक है, लिथियम बनाता है ऑक्साइड, सोडियम बनाता है परऑक्साइड, और पोटेशियम क्या बनाता है? सुपर ऑक्साइड। ठीक है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट के क्वेश्चन से भी ऐसा पूछा जा सकता है। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन का आंसर हो गया। परऑक्साइड आयन क्या है? O2 माइनस जो आयन है वो क्या है? परऑक्साइड आयन है। ठीक है, तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 2 नेगेटिव। ठीक है, O2 2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? ये जो क्वेश्चन आ रखा है ये आ रखा है किससे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये वाला जो क्वेश्चन है वो MOT से है। हाँ, MOT यानी उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो इसका मैं एक आपको शॉर्टकट बताता हूँ इसमें कैसे करना होता है। आपको टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने होते हैं, जो भी O2 के काउंट करोगे तो आप पहले एक टेबल बनाता हूँ मैं। 14 अगर टोटल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टोटल इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर। तो अगर 14 इलेक्ट्रॉन है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। ठीक है, और यहाँ पर इससे पहले 13 है, 12 है, 11 है और 10 है। ठीक है, तो अगर ऐसे 10 हैं, 11 हैं, 12 हैं, तो इतने अगर इलेक्ट्रॉन आएंगे किसी भी इस मॉलिक्यूल के अंदर, तो अगर 14 होंगे तो वहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है, और 15 हो जाएंगे तो 2.5, 16 हो जाएंगे तो 2, 17 हो जाएंगे तो 1.5, और 18 हो जाएंगे तो 1। ऐसे ही जो है अगर फिर यहाँ 14 से कम हो जाएंगे तो फिर वही सेम चीज़ 0.5 आप कम करते जाएंगे, 2.5, 12 होंगे तो 2, 11 होंगे तो 1.1, और 10 होंगे तो 1 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। ये एक बहुत ही सरल तरीका है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, अगर क्वेश्चन जब भी आता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे O2 2 नेगेटिव, तो देखिए O2 2 नेगेटिव। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन पर वैलेंस शेल पर अगर आप देखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक ऑक्सीजन पर कितने होंगे? सॉरी, वैलेंस शेल पर नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉन अगर आप देखेंगे तो एक ऑक्सीजन पर कितने होंगे? 8, और 2 ऑक्सीजन पर कितने हो जाएंगे? 8, यानी कितने हो गए? 16, और इस पर 2 कितने हैं? नेगेटिव चार्ज हैं, तो 16 और 2 18।
तो टोटल इलेक्ट्रॉन O2 2 नेगेटिव पे कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। और जैसे ही आपको 18 इलेक्ट्रॉन दिखते हैं टोटल, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ मैं, O2 2 नेगेटिव है, तो एक ऑक्सीजन के वैलेंस, एक ऑक्सीजन पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 है, और दो ऑक्सीजन है तो 8 + 8 हो गया, और इस पर 2 माइनस चार्ज हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जोड़ देंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18। तो और जैसे टोटल इलेक्ट्रॉन 18 आते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा कितना है, 1 है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरीके का है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 मॉलिक्यूल। देखिए N2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर हमको निकालना है, तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, एक नाइट्रोजन पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 + 7 यानी कितना हो जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन टोटल हमारे यहाँ पर से आ जाएंगे। और अभी हमने टेबल में देखा था पीछे, अगर 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। 15 होते हैं तो फिर 15 होंगे तो 2.5, 16 होंगे तो 2 आ जाएगा, ऐसे करके 14 अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल तो 3 बॉन्ड ऑर्डर आता है। ठीक है, तो ये N2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर आपको हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही O2 का कितना आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, अगर आपसे कोई पूछ दे कि O2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, ठीक है, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 ऑक्सीजन पर टोटल 16, और 16 जैसे ही आएगा तो आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, जो पीछे टेबल बता रखी है आपका, ऐसे करके आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड ऐसे आप दिखा देते हैं, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम आगे। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच हैव द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज को हम एक और नाम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड किस में पाया जाता है, देखिए मीथेन में तो कोवलेंट बॉन्ड होगा, ये हमारा सुक्रोज का फॉर्मूला है, इसमें भी कोवलेंट बॉन्ड होता है, अमोनिया में भी कोवलेंट बॉन्ड होता है। जो NaCl है इसमें Na पे प्लस रहता है, Cl पे माइनस, तो इसमें आयनिक बॉन्ड या फिर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब प्रीवियस ईयर में लेक्चरर या फिर LT में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। एक बार जो भी मैंने चीज़ें बता रखी हैं इनको आप अच्छे से देखिए, ठीक है, और अगर कुछ भी दिक्कत रहती है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो यहाँ आज इस वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।